Hello dear students, welcome back to our channel Study Shark. Everybody all are fine and doing well in our studies as well. Dear students, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि अब आपके एआई के पेपर भी जो है बहुत नज़दीक आ रहे हैं और आपको पता है कि एआई एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें कभी ना कभी तो पढ़ना ही पड़ता है, भले ही वहाँ पढ़ने का मन करे नहीं करे। तो इसलिए डियर स्टूडेंट हम लोग आपके लिए आए हैं एआई के लिए क्लास, जिसमें मैं आपको सबसे पहला चैप्टर एआई का पढ़ाने वाली हूँ, जो कि है द इथिकल फ्रेमवर्क्स ऑफ एआई। क्योंकि देखो एआई एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और इमर्जिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि देखो आजकल आप जो भी काम करते हो एआई से ही करते हो। देखो अगर आप चैट जीपीटी यूज़ करते हो, जेमिनाई यूज़ करते हो, हर चीज़ एआई है। तो जब आपको एआई पढ़ने को मिल रहा है तो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू स्टूडेंट्स। सो आप एआई को पढ़िए और एआई को समझिए, ताकि आप भी इस तरह के एआई डेवलप कर सकें जो आपकी ज़िंदगी को आसान बना सकें। इसलिए तो हम एआई पढ़ रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले एआई, और एआई पढ़ने में बहुत मज़ा भी आता है। डियर स्टूडेंट आई एम मेकिंग दिस, आई विल मेक श्योर दैट आपको ये सब्जेक्ट बहुत पसंद है। तो चलिए डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपके क्लास 10th की जो एआई फैसिलिटेटर बुक्स है, ये आपकी हैंडबुक जो है सीबीएसई ने ही दी है। तो डियर स्टूडेंट हम इसी बुक को प्रेफर करेंगे, आपको और कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो आपसे ये भी कहती हूँ कि जब आप एग्ज़ाम देने जाएँ पहले तो आप इसी बुक को पढ़ के जाएँ, हाफिली वाला भी और जो वाला आपके जो स्कूल वालों ने दी है, दूसरी पब्लिकेशन हो, चाहे वो कोई भी पब्लिकेशन हो, मैं नाम नहीं लूँगी, कोई भी पब्लिकेशन हो, उन पब्लिकेशन की बुक को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो है सिर्फ ये बुक को पढ़ के जाइए, ये बुक इनफ है। और यही बुक आपको हर पेपर में नंबर भी दिलाएगी एआई के, क्योंकि एआई का पेपर इतना डिफिकल्ट तो नहीं है, बस थोड़ी थोड़ी लाइंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, फिर तो आप अपने वर्ड्स में उसको बना के लिख ही सकते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन मैं स्टार्ट करूँगी, क्योंकि मेरे को दोनों बच्चों का ख्याल रखना है, जो इंग्लिश वाले स्कूल के हैं या फिर जो हमारे साउथ साइड्स हैं उन बच्चों का भी, और वो बच्चे जो नॉर्थ साइड्स हैं। तो इसलिए मैं दोनों ही लैंग्वेजेस का यूज़ करूँगी, हिंदी और इंग्लिश। सो आई विल स्पीक इंग्लिश ऑल्सो एंड आई एम गोइंग टू स्पीक हिंदी ऑल्सो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। ओके, तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट आर्टिफिशियल करिकुलम जो है क्लास 10th का फैसिलिटेटर बुक, तो ये जो बुक है बच्चे, इसका एक्नॉलेजमेंट छोड़ दो आप, अबाउट द बुक की फीचर्स इंक्लूड, तो ये सब छोड़ो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो आपका टॉपिक्स हैं, क्या क्या आ रहे हैं, उसमें आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए यूनिट्स क्या है, सबसे पहला यूनिट है रीविजिटिंग। सबसे पहला देख लो, सबसे पहला यूनिट कौन सा है, द रिविजिटिंग एआई प्रोजेक्ट साइकिल एंड एथिकल फ्रेमवर्क्स ऑफ एआई, जिसमें आपका बेटा प्रोजेक्ट एआई प्रोजेक्ट साइकिल के बारे में है, इंट्रोडक्शन टू एआई डोमेन्स है, एथिकल फ्रेमवर्क्स ऑफ एआई के बारे में आपको बताया है। उसके बाद फिर एडवांस कॉन्सेप्ट्स ऑफ मॉडलिंग इन एआई, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें एआई, एमएल, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग सबके बारे में बताया गया है। फिर मॉडलिंग आता है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। न्यूरल नेटवर्क्स है, इंपॉर्टेंस ऑफ मॉडल इवैल्यूएशन है। फिर इवैल्यूएटिंग मॉडल आपका आता है इसमें, देखो इंपॉर्टेंस ऑफ मॉडल, इसमें आपका स्प्लिटिंग ट्रेनिंग डेटा सेट आ गया। फिर व्हाट इज एक्यूरेसी एंड एरर, एक्यूरेसी मैट्रिक्स, इवैल्यूएशन मैट्रिक्स फॉर क्लासिफिकेशन, जिसमें आप लोग पढ़ोगे वो ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, सारा पढ़ोगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इनमें सारे न्यूमेरिकल आते हैं, मैं आपको बता रही हूँ, मैथ्स है इसमें पूरा एआई में। उसका भी इथिकल कंसर्न्स अराउंड द मॉडल इवैल्यूएशन, उसका स्टैटिस्टिकल डेटा है, नो कोड एआई फॉर स्टैटिस्टिकल डेटा, स्टैटिस्टिकल डेटा यूज़ कैसे है, केस वॉक, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें दी हैं। और इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर विजन, कंप्यूटर विजन के बारे में आप पढ़ोगे। कंप्यूटर विजन में भी फिर सब पार्ट्स हैं, देख लीजिए, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर विजन टास्क, नो कोड एआई टूल्स, इमेज फॉर इमेज फीचर्स। तो ये सब आप लोग किस में पढ़ने वाला, आपकी एआई बुक में पढ़ने वाला। तो ये जो एआई की बुक है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण बुक है और अच्छी बुक है। उसके भी देखिए यहाँ पे और चीज़ें भी आपको दी हैं। उसके बाद फिर ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में आ जाओ, इसमें इंट्रोडक्शन टू एनएलपी, एप्लीकेशन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, स्टेजेस ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग आ जाएगी, चैट बॉक्स आ जाएंगे, टेक्स्ट प्रोसेसिंग आ जाएगी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, यूज़ केस वॉक थ्रू, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहला चैप्टर आपका कौन सा है, सबसे पहला चैप्टर आपका है रीविजिटिंग एआई प्रोजेक्ट साइकिल एंड एथिकल फ्रेमवर्क्स ऑफ एआई। तो ये चीज़ हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं। देखिए ये बुक जो है इतनी अच्छी बुक है, मैं आपको बता रही हूँ, ये सारे क्वेश्चन आपके इसी बुक से आने वाले हैं, क्योंकि ये जो बुक है सीबीएसई ने आपको दी है, इसी बुक को पढ़िए और इसी से क्वेश्चन है। इसमें इतनी अच्छी तरह एनसीईआरटी वालों ने लिखा है। वैसे तो एनसीईआरटी वाले, सीबीएसई वालों की जो और बुक है एनसीईआरटी की, वो तो इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट कुछ चीज़ दी नहीं है। पर ये एक पहली बुक है एनसीईआरटी की ऐसी, या फिर सीबीएसई ने जो आपके लिए एआई के लिए दी है, जिसमें आपको बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने हर कॉन्सेप्ट समझाया है। तो ये बुक अगर आप पढ़ोगे तो आपको हर चीज़ जो है ईजी लगेगा। मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, जो भी बड़े बड़े कॉन्सेप्ट हैं, रेनफोर्समेंट लर्निंग, सुपरवाइज अनसुपरवाइज लर्निंग, बहुत अच्छी तरह इस बुक में समझाया है। तो चलिए इस बुक को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी देरी। तो जो ये मैं सबसे पहले आप सभी बच्चों से बोलना चाहूँगी, अगर आप अपने साथ कॉपी पेन लेके बैठे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट मार्क करवाऊँगी, तो वो आप जो है अपनी कॉपी में लिखते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी इस बुक को।
बहुत ही अच्छी बुक है जिसमें आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दी है। तो मैं बिल्कुल देरी नहीं करना चाहती हूँ, और क्योंकि मैंने आपको पूरा बता भी दिया, और हाफ ईयरली में तो आपके टॉपिक कुछ आधे से ज़्यादा वैसे जो स्कूल्स होते हैं वो दे देते हैं हाफ ईयरली में सिलेबस, क्योंकि उनको प्री बोर्ड्स वगैरह भी करवाने होते हैं। ठीक है, तो अभी आपका इसमें 2 पार्ट्स हैं। एक तो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, जो कि जिसमें आपका कम्युनिकेशन स्किल वाला वो सब पार्ट है, वो सब तो मैं कवर करवाऊंगी ही। और जो मेन पार्ट है मैं इसमें ज़्यादा फोकस इसलिए कर रही हूँ, क्वेश्चन इसी से ज़्यादा आएंगे, वेटेज जिसकी ज़्यादा है। कम्युनिकेशन स्किल, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स के नहीं आते हैं, पर इसके ज़्यादा मार्क्स आते हैं, इसलिए आप इसको ज़्यादा ध्यान से पढ़ोगे। सबसे पहले अगर मैं रिविजिटिंग एआई प्रोजेक्ट साइकिल और एथिकल फ्रेमवर्क्स फॉर एआई में आती हूँ, तो क्या है लेसन का टाइटल है एथिकल फ्रेमवर्क्स फॉर एआई। समरी क्या है, देयर इज अ रिकैपिटुलेशन ऑफ एआई प्रोजेक्ट साइकिल and various domains of AI. Students will be introduced to ethics in AI. They will explore ethical frameworks for AI. They understand the need for such frameworks and the various factors that contribute to coming up with a framework for their own. They will also learn about different types of ethical frameworks and explore one of these frameworks in detail. The module concludes with a case study on how to apply ethical frameworks to AI solutions to avoid their unintended consequences. तो ये कहते पूरी समरी थी। अब लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, वी विल सी द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। नाउ स्टूडेंट्स आर ब्रीफ्ड on the various stages of AI project cycle, then briefed on different domains of AI and their applications. उसका फिर इंट्रोड्यूस टू इथिकल फ्रेमवर्क्स फॉर एआई, इंट्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ इथिकल फ्रेमवर्क्स, इंट्रोड्यूस टू प्रिंसिपल ऑफ बायो एथिक्स। ठीक है, लर्निंग आउटकम्स क्या रहेंगे, यानी कि इसको पढ़ने के बाद आपको क्या मिलेगा, स्टूडेंट विल बी एबल टू आउटलाइन द 6 स्टेजेस ऑफ एआई प्रोजेक्ट साइकिल, जिसमें आप लोग वही पढ़ोगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डेटा एक्विजिशन, डेटा एक्सप्लोरेशन, और उसका फिर क्या पढ़ते हो आप लोग, मॉडलिंग, एवेल्यूएशन, डिप्लॉयमेंट। ठीक है, ये सारी 6 स्टेजेस पढ़ोगे। उसके बाद फिर आप जो है एआई डोमेन्स और उनके एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ोगे। फिर डिस्क्राइब व्हाट आर द फ्रेमवर्क्स एंड एथिकल फ्रेमवर्क्स, classify ethical frameworks based on sectors and value addition, explore the bioethical framework and its principles in detail, practice the application of an AI ethical frameworks for AI. ठीक है, ऑफ एन एआई एथिकल फ्रेमवर्क्स फॉर एआई, तो मतलब ये सारे प्रैक्टिकल जो आपका एप्लीकेशन है ये भी जो है आप देखने वाले हो। तो ये अब मैंने आपको बताया। उसके बाद फिर नेक्स्ट देखो की कंसेप्ट्स क्या रहेंगे। अच्छा, प्री रिक्विजिट्स भी देख लो। प्री रिक्विजिट क्या है कि इसमें आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए एआई की, जो कि आप क्लास 9 में पढ़ के आए हो, आपको पता है व्हाट इज एआई। अगर मैं आपसे जनरल क्वेश्चन भी पूछती हूँ बेटा व्हाट इज एआई, तो आपके मुंह से डायरेक्ट आवाज आना चाहिए कि मैम एआई इज ऑल अबाउट डेटा एंड वर्किंग विद इट। 1 लाइन का आंसर है, मैंने डायरेक्ट बता दिया। अगर मैं आपसे बोलूँ डिफाइन एआई इन 1 सेंटेंस, सो योर आंसर शुड बी दैट मैम एआई इज ऑल अबाउट डेटा एंड वर्किंग विद इट। दिस इज 1 लाइन आंसर, बट दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, क्योंकि बेटा डेटा आप कैसे बना रहे हो एआई, आप तभी बना रहे हो जब आप उन्हें डेटा के साथ फेट कर रहे हो। अब देखो गूगल हो गया, जेमिनाई हो गया, ChatGPT हो गया, कैसे बने ये सब लोग, ये सब लोग कैसे बने, ये सब लोग इसलिए बने बेटा क्योंकि इन सबको डेटा के साथ फीड करा गया। जब इनके अंदर डेटा डाला गया तो ये क्या हो, ये होशियार हो गए, और जब ये होशियार हुए तो उन्होंने अपनी होशियारी को थोड़ा मॉडिफाई करा, और उससे अब जो सारे आंसर जो है हमें दे पाते हैं, है ना। तो कोई भी चीज़, कोई भी एआई ऐसे खाली बैठे बैठे नहीं बनता है, इसके लिए मेहनत लगती है। और मेहनत किस प्रकार लगती है, जब आप इनको आइडियाज़ देते हो, जब इनको चीज़ों डेटा के साथ फीड करते हो, है ना। बिना डेटा के कुछ नहीं बनेगा भैया। एक सिंपल सी मैंने ढक्कन लगाया, सिंपल सी मैंने एक बॉटल रखी है, मैंने उससे कहा कि भैया मेरे को ये गाना सुना दे, वो नहीं सुनाएगी, क्योंकि मैंने उसको बताया नहीं कि इस गाने के फीचर क्या है, क्या है। मेरे को उसको पहले डेटा के साथ ट्रीट करना पड़ेगा, मेरे को उसके अंदर मैकेनिज्म डालना पड़ेगा, वरना ऐसे तो नॉन लिविंग थिंग है ना। मैं क्या कर रही हूँ, मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ही ये है कि आप जो है नकली इंटेलिजेंस जिसको आप कहते हो, आर्टिफिशियल मतलब नकली, है ना। तो जब आप नकली इंटेलिजेंस, यानी कि आप अगर कोई मशीन को ये सिखा रहे हो कि कैसे आपको ह्यूमन की तरह चीज़ें करनी है, कैसे आपको ह्यूमन की तरह प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है, तो इसके लिए आपको थोड़ी उसको डेटा के साथ फीड करना पड़ेगा। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ एआई इन 1 लाइन सेंटेंस इज दैट एआई इज ऑल अबाउट डेटा एंड वर्किंग विद इट। यानी कि डेटा के साथ आप वर्क ही तो कर रहे हो, आप उसको डेटा ट्रीट कर रहे हो, आप उसको बता रहे हो कि भैया ये जो मैंने तुम्हें 3 चीज़ें दिखाई हैं ये सब एप्पल है, ये सब जो 3 चीज़ें दिखाई हैं ये सब ऑरेंज है, ये जो दिखाए हैं ये मैंगो है। तो आप क्या कर रहे हो, उसे बता रहे हो। अब जब अगली बार आप पूछोगे बताओ ये क्या है, तो फट से बोल देगा ये तो मैंगो है। तो पहले ये आपको उसको बताना पड़ेगा, है ना। अब देखो की कंसेप्ट्स क्या है, और दूसरी चीज़ क्या है, देखो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एथिक्स एंड एथिक्स इन है, जो क्लास 9 में हमने पढ़ी है। अब आता है की कॉन्सेप्ट्स। की कॉन्सेप्ट क्या है, इंट्रोडक्शन टू इथिकल फ्रेमवर्क्स ऑफ एआई, टाइप्स ऑफ इथिकल फ्रेमवर्क, एप्लीकेशन ऑफ इथिकल फ्रेमवर्क्स फॉर एआई, प्रिंसिपल्स ऑफ बायो एथिक्स। ठीक है, बायो एथिक्स भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं। सबसे पहले हमारा पहला जो है वो है एआई प्रोजेक्ट साइकिल।
तो लेट्स रिविजिट द कॉन्सेप्ट ऑफ AI प्रोजेक्ट साइकिल। AI प्रोजेक्ट साइकिल क्या थी? इंट्रोडक्शन देखो, लेट्स एज्यूम दैट यू हैव टू मेक अ ग्रीटिंग कार्ड फॉर योर मदर एज इट इज़ अ बर्थडे। ठीक है, तो आपको सपोज मान लो एक ग्रीटिंग कार्ड बनाना है क्योंकि आपकी मम्मी का बर्थडे है। यू आर वेरी एक्साइटेड अबाउट इट एंड यू हैव थॉट ऑफ मेनी आइडियाज टू एग्जीक्यूट द सेम। और आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, आपने बहुत चीज़ सोचा कि ये यार एक काम करूँगा, मैं वो कार्ड में ना ऐसे दिल बनाऊंगा, उसके अंदर ना मम्मी का नाम लिखूंगा, उसमें फोटो लगाऊंगा। आपने हर चीज़ जो है दिमाग में सोच रखी है। ठीक है, यू आर वेरी एक्साइटेड टू एग्जीक्यूट इट ऑल्सो। नाउ लेट अस लुक एट द सम ऑफ द स्टेप्स दैट यू माइट टेक टू अकम्प्लिश द टास्क। अब आप क्या क्या स्टेप ले सकते हो उस टास्क को अकम्प्लिश करने के लिए, यानी कि उसको करने के लिए। लुक फॉर सम कूल ग्रीटिंग आइडियाज फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। आप क्या करोगे, गूगल में जाओगे। सबसे पहले तो बच्चे गूगल में ही जाते हैं आज तक। आजकल अगर आप उनको कुछ भी स्कूल में भी प्रोजेक्ट दोगे तो क्या करते हैं, घर में गूगल से टीप के ले आते हैं। उनको ऐसा लगता है कि टीचर को पता नहीं चलेगा, बट टीचर को सब पता चल जाता है। ठीक है, तो ग्रीटिंग कार्ड, ठीक है, तो डिफरेंट सोर्सेज आप लेट आउट हो गए। यू माइट गो ऑनलाइन एंड चेक आउट फॉर सम वीडियोज और यू मे आस्क समवन हु नोज अबाउट इट। तो आप क्या करोगे, या तो किसी को जिसको पता हो आप पूछ लोगे। जैसे आप कभी मम्मी से पूछ लेते हो कि मम्मी मेरे को ये बता दो कि इसमें मैं ग्रीटिंग कार्ड में क्या डाल सकता हूँ, है ना। सपोज मान लो आपको कॉम्पिटिशन है ना, तो आप ये कर सकते हो। दूसरा आप क्या कर सकते हो, कोई उस को आप सीधे सीधे गूगल या इस तरह की सोर्सेज में जा सकते हो डेटा निकालने के लिए। आफ्टर फाइनलाइजिंग द डिज़ाइन यू वुड मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड टू मेक दिस कार्ड। अब आप क्या करोगे, आपको पता चलेगी ठीक है मेरे को ऐसे ऐसे कार्ड बनाना है, ये आइडिया है, लेकिन अब जो चीज़ आपको बनानी है उसके लिए आपको क्या चाहिए, सामान भी चाहिए होगा। अब उस सामान की आप क्या बनाओगे, लिस्ट बनाओगे कि यार चलो मेरे को पेपर चाहिए, शीट चाहिए A4 साइज़ की, मेरे को ना कलर्स चाहिए, मेरे को ना स्केच पेन चाहिए, मेरे को लिखने के लिए ना मार्कर चाहिए, ये चाहिए, फोटो चाहिए, वो चाहिए। तो आपने लिस्ट बना ली। ठीक है, यू विल चेक इफ़ यू हैव मटीरियल विद यू और नॉट। अब आप चेक करोगे कि भैया मटीरियल मेरे पास है कि नहीं है। नहीं है तो मैं बाजार से लाऊंगा। ठीक है, इफ नॉट यू वुड गो एंड गेट ऑल द आइटम्स रिक्वायर्ड रेडी फॉर यूज। वंस यू हैव एवरीथिंग विद यू विल स्टार्ट मेकिंग द कार्ड। अब जब आपके पास सब चीज़ आ जाएगा तो व्हाट यू विल डू, इवेंचुअली यू विल स्टार्ट मेकिंग द कार्ड, इजंट इट। इफ यू मेक अ मिस्टेक इन दिस कार्ड समवेयर विच कैन नॉट बी रेक्टिफाइड यू विल डिस्कार्ड इट एंड स्टार्ट रीमेकिंग इट। तो आप क्या करोगे, अगर आपने कहीं मिस्टेक करी, सपोज सबसे ज़्यादा गलती क्या होती है, आपकी गलती से पानी गिर गया कार्ड में, तो क्या होगा, सारा कलर फैल गया। अब आप क्या करोगे, आप उसको कूड़ा बना के जो है फेंक दोगे और नया कार्ड बनाने लग जाओगे, है ना। तो अब नेक्स्ट क्या है, वंस ग्रीटिंग कार्ड इज मेड यू विल गिफ्ट इट टू योर मदर। अब एक बार ग्रीटिंग कार्ड बन गया, व्हाट यू विल डू, यू विल जस्ट गिफ्ट इट टू योर मदर, यू विल जस्ट गिव इट टू योर मदर एंड मदर विल बी वेरी हैप्पी ऑफ कोर्स। ठीक है, these steps shows how we plan to execute the task around us. Consciously or subconsciously our mind makes a plan for every task which we have to accomplish. That is why things become clearer in our mind. Similarly, if we have to develop an AI project, the AI project cycle provides us with an appropriate framework that can lead us towards the goal. The AI project cycle is a cyclic process followed to complete an AI project. The AI project cycle mainly has 6 stages. Now what are those 6 stages? I have already told you, but still let's look forward. So see, problem scoping is there, problem scooping is there, then next is data acquisition, then next is data exploration, then there is modeling, then there is evaluation, and then there is deployment. So we are going to look after all these steps of AI project cycle. हो गए, तो मैं बोलूँगी बच्चे कि आप इन सब का जो है पॉइंट बना लो कि ये जो प्रोसेस है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में आती ही हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर लग रहा होगा, आई होप आपको बिल्कुल बोरिंग नहीं लग रहा होगा। स्टार्टिंग विद प्रॉब्लम स्कूपिंग, यू सेट द गोल फॉर योर AI प्रोजेक्ट बाय स्टेटिंग द प्रॉब्लम विच यू विश टू सॉल्व इट। अंडर द प्रॉब्लम स्कूपिंग वी लुक एट द वेरियस पैरामीटर्स which affect the problem we wish to solve so that the picture becomes clearer. To proceed, you need to acquire the data which will become base of your project as it will help you to understand what the parameters that are related to problem scooping are. तो देखो, सबसे पहले प्रॉब्लम स्कूपिंग से अगर स्टार्ट करें तो आपने कोई गोल सेट करा फॉर योर AI प्रोजेक्ट बाय स्टेटिंग द प्रॉब्लम विच यू विश टू सॉल्व इट। ठीक है, तो आपने AI प्रोजेक्ट के लिए गोल सेट करा कि यार देखो मेरे को ना ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, now you will start looking at various parameters which affect the problem which we wish to solve so the picture become clearer. तो आपने various parameters देखा कि भैया ये प्रॉब्लम इफ हो कैसे रही है, इफेक्ट कैसे हो रहा है, सब चीज़। यू नीड टू एक्वायर द डेटा विच विल बिकम द बेस ऑफ योर प्रोजेक्ट। अब इसके लिए आपको डेटा एक्वायर करना पड़ेगा जो कि आपका बेस बनेगा प्रोजेक्ट के लिए। इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द पैरामीटर्स दैट आर रिलेटेड टू प्रॉब्लम स्कूपिंग। ठीक है, अब देखो, यू गो
फॉर द डेटा एक्विजिशन बाय कलेक्टिंग द डेटा फ्रॉम वेरियस रिलायबल एंड ऑथेंटिक सोर्सेज। आप वेरियस रिलायबल और ऑथेंटिक सोर्सेज में गए। रिलायबल मतलब बेटा जो ट्रस्टेड सोर्सेज हैं उन पर आप लोग गए। सिंस डेटा यू कलेक्टेड वुड बी लार्ज इन क्वांटिटीज, अब क्योंकि डेटा जो आप कलेक्ट करोगे वो बहुत लार्ज होगा क्वांटिटी में, यू कैन ट्राई टू गिव इट अ विजुअल इमेज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन लाइक ग्राफ्स, डेटाबेसेस, फ्लो चार्ट्स, मैप्स एक्सेट्रा. This makes it easier for you to interpret the patterns which your acquired data follows. देखो अब नेक्स्ट क्या लिखा है, after exploring patterns you can decide upon the type of model you would build to achieve the goal. For this you can research online and select various models which give you a suitable output. तो इसके लिए आप लोग जो है select कर सकते हो मॉडल. You can test the selected model, figure out the most efficient. अब आप क्या करोगे, टेस्ट करोगे उन मॉडल्स को और फिगर आउट करोगे सबसे अच्छा कौन सा मॉडल वर्क कर रहा है. The most efficient model is now the base of your AI projects and you can develop your algorithm around it. algorithm मतलब आप अपने set of instructions उसके around जो है develop कर सकते हो. ठीक है, once modeling is complete you now need to test your model on some newly fetched data. The result will help you in evaluating your model and improving it. अब एक बार मॉडलिंग कंप्लीट होगी, अब आपको क्या चाहिए, अब आपको अपना मॉडल को टेस्ट करना है ऑन सम न्यूली फेच्ड डेटा. न्यूली फेच्ड डेटा कौन सा डेटा हुआ, जो न्यूली फेच्ड यानी कि अभी अभी आपने कहीं से जो है लिया है. दिस रिजल्ट विल हेल्प यू इन इवैल्यूएटिंग योर मॉडल एंड इंप्रूविंग इट. अब आप अपने मॉडल को चेक करोगे ना, अगर वही डेटा के साथ टेस्ट कर दोगे जो आपने ट्रीट कराया तो फिर क्या फ़ायदा, वो तो फट से आंसर दे देगा. तो आप लोग क्या करोगे, आप उससे वो वाला क्वेश्चन पूछोगे न्यूली फेच्ड डेटा से, देखने के लिए भैया इसको आया है कि नहीं आया. फाइनली आफ्टर इवैल्यूएशन द डिप्लॉयमेंट स्टेज इज क्रूशियल. अब आपको पता चल जाएगा कौन सा मॉडल सबसे सही है. आप उस मॉडल को ले लिया, आपने कहा भैया ये परफेक्ट है, इसको अब मैं प्रॉब्लम में अप्लाई कर सकता हूँ. फाइनली आफ्टर इवैल्यूएशन द डिप्लॉयमेंट स्टेज इज क्रूशियल फॉर इंश्योरिंग द सक्सेसफुल इंटीग्रेशन एंड ऑपरेशन ऑफ AI solutions in real world environments, enabling them to deliver the value and impact to users and stakeholders. So I hope this is clear to all of you. So अब देखो यहाँ पे next क्या है, introduction to AI domains. अब आप AI domains को we will introduce you to the AI domains. Okay, so what are AI domains? वैसे तो आपने चीज़ पढ़ी है ऑलरेडी क्लास 9 में, पर अगेन वी विल रिवाइज इट. सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिकम इंटेलिजेंट अकॉर्डिंग टू द ट्रेनिंग इट्स गेट. ठीक है, तो भैया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इंटेलिजेंट कैसे बनता है. देखो आर्टिफिशियल, अगेन द नेम इज सजेस्टिंग अस द इंटेलिजेंट which we have created. It is man made, isn't it? It doesn't occur naturally, we have created it. Okay, so intelligent according to the training it get. It is intelligent according to the training it get. If we are feeding it with the very reliable, very authentic data, and also we are treating it with large amount of databases, so obviously the AI model that we will develop will definitely be intelligent. For training the machine is fed with data set, isn't it? अगर आपको कोई भी मशीन को ट्रेन करना है तो आप उसके डेटा सेट के साथ ट्रेन करोगे. डेटा सेट मीन्स द ग्रुप ऑफ डेटा, बहुत सारे डेटा मिलकर डेटा सेट्स बनाएंगे. ठीक है, तो डेटा सेट के साथ उसको आपको फीड करना पड़ेगा. अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन फॉर विच AI एल्गोरिथम इज बीइंग डेवलप्ड द डेटा फेड इनटू इट चेंजेस. ठीक है, अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन फॉर विच AI एल्गोरिथम इज बीइंग डेवलप्ड, यानी कि उन एप्लीकेशंस के लिए जिनके लिए आप AI एल्गोरिथम को बना रहे हो उस हिसाब से डेटा उसमें आप डालते हो. विद रिस्पेक्ट टू द टाइप ऑफ डेटा फेड इनटू द AI मॉडल, द AI मॉडल कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू. अब आपने किस प्रकार का डेटा आपने AI मॉडल में डाला है, इसके बेसिस में हम AI मॉडल को 3 पार्ट्स में डाल सकते हैं. कौन से है वो 3 पार्ट, देखो डोमेन्स ऑफ AI जो है, डोमेन्स ऑफ AI में आपके 3 पार्ट कैसे है. और ये जो डोमेन्स हैं AI के कैसे बने, ये 3 डोमेन्स आपके बने ऑन द बेसिस ऑफ कौन से बेसिस में बने, ऑन द बेसिस ऑफ आप किस प्रकार का डेटा डाल लो. तो विद रिस्पेक्ट टू टाइप ऑफ डेटा, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ डेटा दैट वी फीड टू आवर AI मॉडल. ओके, अब इसमें आपके 3 प्रकार के AI मॉडल आ जाते हैं. एक तो क्या आ जाता है आपका, एक आ जाता है आपका स्टैटिस्टिकल डेटा. क्या आ जाता है, स्टैटिस्टिकल डेटा आ जाता है. दूसरा आपका क्या आ जाता है, दूसरा आपका आ जाता है कंप्यूटर विजन. दूसरा क्या आ जाता है आपका, कंप्यूटर विजन आ जाता है, कंप्यूटर विजन आ जाता है. तीसरा आपका क्या आ जाता है, तीसरा आपका आ जाता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. ठीक है, तो आप लिखते भी रहिए क्योंकि मैं भी लिख रही हूँ और अगर मेरे नोट्स जल्दी कंप्लीट होंगे तो आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू डियर स्टूडेंट माय नोट्स ऑल्सो सो दैट यू कैन रिवाइज इट. ओके,
तो यहाँ पे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग भी मैंने आपको बता दिया। अब देखो आगे बढ़ो, स्टैटिस्टिकल डेटा क्या होते हैं। देखो स्टैटिस्टिकल डेटा इज अ डोमेन ऑफ एआई रिलेटेड टू डेटा सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस। स्टैटिस्टिकल डेटा क्या है? स्टैटिस्टिकल डेटा इज द डोमेन ऑफ एआई। डोमेन है सबसे पहले तो एआई का। डोमेन का अगर मैं आपसे लिटरल मीनिंग पूछूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोमेन, अभी तो कितने बच्चों को यही नहीं पता होगा, जिसको पता हो कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। तो स्टैटिस्टिकल डेटा इज अ डोमेन ऑफ एआई रिलेटेड टू डेटा सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस। अब वो कैसा डोमेन है एआई का? वो रिलेट करता है डेटा सिस्टम्स को और डेटा एंड द प्रोसेसेस को, इन विच सिस्टम कलेक्ट्स न्यूमरस डेटा एंड maintains data set and derives meaning and sense out of it. ठीक है, the information extracted through statistical data can be used to make decision about it. ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बेटा स्टैटिस्टिकल डेटा का? देखो प्राइस कंपैरिजन वेबसाइट, these websites are being driven by lot and lots of data. If you have ever used these websites, you would know the convenience of comparing the prices of a product from multiple vendors in one place. Price Grabber, Price Runner, Junglee, Shopzilla, Deal Time are some of the example of price comparison website. Nowadays, price comparison website can be found in almost every domain such as technology, हॉस्पिटैलिटी मतलब कि बेटा होटल्स वगैरह में भी अगर आप देखोगे तो कौन से मतलब रूम जो है ज़्यादा सस्ते में बुक हो रहा है, इसमें भी ये मिल जाता है आपको। ऑटोमोबाइल्स की बात करूँ, ड्यूरेबल्स की बात करूँ, अपैरल की बात करूँ, सब हर जगह आपको प्राइस कंपैरिजन वेबसाइट मिल जाएंगी। प्राइस कंपैरिजन देखो अगर प्राइस कंपैरिजन वेबसाइट है, ये कंपेयर तो करनी है, एआई तो है इनके अंदर। स्टैटिस्टिकल डेटा आपका है इसमें, क्योंकि देखो आप क्या फीड कर रहे हो, इनको नंबर्स फीड कर रहे हो। सपोज एक होटल का रूम जो है आपका, सपोज मान लो 2000 फॉर 1 नाइट बुक हो रहा है और दूसरा वाला जो है 5000 फॉर 1 नाइट बुक हो रहा है, तो अब ये प्राइस कंपैरिजन वेबसाइट विल कंपेयर द प्राइस एंड विल टेल यू दैट विच होटल इज मोर रिलायबल एंड मोर authentic also, and which is also according to price also that hotel is better. So these price comparison website are going to tell you these things. So these types of price comparison website are fed with large amount of data, because इनको काम किस में करना है? डेटा में तो करना है, तो इसलिए आप उनको लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा प्रोवाइड करोगे। और व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स? स्टैटिस्टिक्स ऐसे ब्रांच है मैथमेटिक्स से जिसमें आप डेटा इन सब की चीज़ों के बारे में पढ़ते हो, है ना। अभी क्लास 10th में ही आपका स्टैटिस्टिक्स चैप्टर है, उसमें आपने क्या पढ़ा होगा? आपने उसमें पढ़ा होगा कि भैया मीन कैसे निकालते हैं, मोड कैसे निकालते हैं, मीडियन कैसे निकालते हैं, वही कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई समेशन एफ आई, ये चीज़ बच्चे आपके मुंह में बिल्कुल याद होंगी, पर आपको इसका रियल एप्लीकेशन नहीं पता होगा। वही एप्लीकेशन आपको एआई बता रहा है कि भैया स्टैटिस्टिक डेटा के साथ आप इन प्राइस कंपैरिजन वेबसाइट को फीड करते हो और ये प्राइस कंपैरिजन वेबसाइट टेल्स यू दैट विच प्रोडक्ट इज बेटर फॉर यू एंड कौन सा प्रोडक्ट में आप जो है बेनिफिशियल रहोगे। तो स्टैटिस्टिकल डेटा इज अ डोमेन ऑफ एआई रिलेटेड टू डेटा सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस। तो ये आप लिख लो डेफिनेशन थी, related to data systems and processes। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ये मैंने आपको बता दिया, और इसका बेस्ट एग्जांपल एक आप अगर लिख सकते हो तो वो लिख दो कि भैया प्राइस कंपैरिजन वेबसाइट्स, क्लियर, वेरी नाइस एग्जांपल। अब देखो नेक्स्ट आपका आता है कंप्यूटर विजन। अब कंप्यूटर विजन में ध्यान से आ जाना, कंप्यूटर विजन एब्रीविएटेड है सीवी। अब कंप्यूटर विजन क्या है, एब्रीविएटेड कैसे करेंगे उसको? सीवी से। सीवी इज व्हाट? सीवी मीन्स कंप्यूटर विजन is a domain of AI that depicts the capability of a machine to get and analyze the visual information and afterward predict some decision about it। अब ये एक ऐसी ब्रांच है आपके AI की बच्चे जो आपके विजुअल इन्फॉर्मेशन को क्या करती है, उसको जो है एनालाइज करती है, उसको अंडरस्टैंड करती है। ओके, दिस विजुअल इन्फॉर्मेशन इज ट्राइंग टू टेल अस दिस इज ट्राइंग टू टेल अस दैट। तो दिस टाइप्स ऑफ थिंग्स कंप्यूटर विजन डज। सपोज अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ इसका बेस्ट, तो इसका एग्जांपल क्या है? जो फेस अनलॉक सिस्टम आप अपने फ़ोन में देखते हो, आपके फ़ोन में जब आप अपना फेस अनलॉक सिस्टम देखते हो तो आप फ़ोन खोलते हो, वो आपका फेस रिकॉग्नाइज करता है, फ़ोन खुल जाता है अपना। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ कंप्यूटर विजन ओनली, क्योंकि बच्चे आपके फेस के सारे फीचर्स रिकॉग्नाइज कर रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है, ओके ऐसा फीचर था, और फट से आपका फेस अनलॉक, जो फेस लॉक है वो अनलॉक हो जा रहा है। तो ये कैसे हो रहा है? कंप्यूटर विजन की मदद से। तो कंप्यूटर विजन इज अ डोमेन ऑफ एआई इन विच एआई डिपिक्ट्स कंप्यूटर विजन इज अ डोमेन of AI that depicts the capability of a machine. Computer vision is a domain of AI that depicts the capability of a machine to get and analyze, to understand the visual information and afterwards predicts the decision about it, some decision about it.
सो द इंटायर प्रोसेस इन्वॉल्व इमेज एक्वायरिंग, ठीक है, इमेज एक्वायरिंग तो जरूरत पड़ेगी क्योंकि आप इमेज वाला डेटा फीड करोगे, स्क्रीनिंग की जरूरत पड़ेगी, एनालाइजिंग यानी कि अंडरस्टैंड करने की जरूरत पड़ेगी, फिर आइडेंटिफाइंग किस तरह से आप से आइडेंटिफाई करोगे उसकी जरूरत पड़ेगी, एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत पड़ेगी इन्फॉर्मेशन को. So these all will be needed. So the extensive processing help computer to understand any visual content and act accordingly. तो कोई भी एक्सटेंसिव प्रोसेस जो होती है कंप्यूटर को हेल्प करती है कि ठीक है मेरे को ये विजुअल कंटेंट इस तरह समझना है एंड फिर मेरे को इस तरह एक्ट करना है, तो ये कंप्यूटर का काम होता है. इन अ कंप्यूटर विजन इनपुट मशीन्स कैन बी फोटोग्राफ्स, वीडियो, पिक्चर्स और थर्मल और इंफ्रारेड सेंसर्स. ओके, तो अब ये और डिफरेंट सोर्सेज और भी सोर्सेज आपकी हो सकती हैं. सो दिस वी हैव ऑलरेडी सीन, ठीक है, तो बहुत सारी सोर्सेज हो सकती हैं. अब आपको नेक्स्ट क्या दे रहा है, कंप्यूटर विजन रिलेट्स प्रोजेक्ट्स ट्रांसलेट डिजिटल विजुअल डेटा इनटू डिस्क्रिप्शन. ठीक है, कंप्यूटर विजन रिलेट प्रोजेक्ट ट्रांसलेट डिजिटल विजुअल डेटा इनटू डिस्क्रिप्शन में वो कन्वर्ट कर देगा. यानी कि अगर आपने उसको कोई भी इमेज प्रोवाइड करी तो वो क्या करेगा, उस इमेज से आपका सारा उसको जो है डिस्क्रिप्शन में बदल देगा. दिस डेटा इज देन टर्न्ड इनटू कंप्यूटर रीडेबल लैंग्वेज टू एड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. अब मैंने आपको फिर से बताया ना, कंप्यूटर बेटा सिर्फ दो चीज़ समझता है, 0 and 1. तो ये कंप्यूटर लैंग्वेज में उसको टर्न करेगा, फिर वो जो है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आगे बढ़ेगी. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस डोमेन ऑफ एआई इज टू टीच मशीन टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पिक्सल्स. इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है इस एआई का, कि भैया मशीन को सिखाना है किस तरह आपको कलेक्ट करनी है इन्फॉर्मेशन पिक्सल्स से. व्हाट इज पिक्सल्स बेटा, कोई भी विजुअल कंटेंट जो आप मशीन को प्रोवाइड करवाते हो. ठीक है, आई होप यू गाइज अंडरस्टूड कंप्यूटर विजन ऑल्सो. आप क्विकली जो चीज़ मैं लिखवा रही हूँ वो लिख लो. कंप्यूटर विजन को सबसे पहले बेटा आप इसमें ये लिखोगे कि ये कैपेबिलिटी है मशीन की टू गेट एंड एनालाइज द विजुअल इन्फॉर्मेशन. वेयर, इसमें आप छोटा सेंटेंस लिख दो, वेयर मशीन्स आर एबल टू गेट एंड एनालाइज visual information and then predict some decisions, predict या फिर make some decision और make some decisions. ठीक है, बस इतना सा आप इसमें लिख दो. बाकी आपको पता है इसमें कौन से चीज़ें हमें चाहिए, वो मैं अभी से डिस्कस नहीं करती हूँ. ठीक है, एग्जाम्पल देखो कंप्यूटर विजन का, वेरी अच्छा एग्जाम्पल उन्होंने दिया है. ठीक है, तो कंप्यूटर विजन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस, अच्छा सॉरी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस में आई है, तो यहाँ पे कहाँ गया, कंप्यूटर सिस्टम का एग्जांपल देखो क्या दिया एग्जांपल. जस्ट सी, एग्रीकल्चरल मॉनिटरिंग, वेरी गुड एग्जांपल. कंप्यूटर विजन इज एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर फॉर क्रॉप मॉनिटरिंग, पेस्ट डिटेक्शन एंड यील्ड एस्टिमेशन. ठीक है, यील्ड एस्टिमेशन के भी यूज़ किया जाता है. तो देखो कंप्यूटर विजन को आप क्या करोगे, क्रॉप मॉनिटर करने के लिए, जैसे आपने देखा होगा ना बहुत सारे ड्रोन्स वगैरह क्या होते हैं, वो ऊपर से जाते हैं, फोटो क्लिक करते हैं, इस सब चीज़ें आजकल हो रही है. आपने यूएसए वगैरह में देखा होगा, ऐसे ही क्रॉप ग्रो की जाती है. पेस्ट डिटेक्शन मतलब उनको पता चलता है कि यहाँ पे जो है पेस्ट लग रहे हैं, यहाँ पे कीड़े लग रहे हैं. उसके बाद फिर यील्ड एस्टिमेशन, जो यील्ड एस्टिमेशन है कितनी यहाँ पे खेती होगी उसका एस्टिमेशन भी आपकी ये चीज़ें कर लेती हैं. क्या है, कंप्यूटर विजन क्या करता है, ड्रोन की तरह ऊपर जाता है, फोटो खींचते हैं खेत की और फिर आपको बता देते हैं कहाँ पे कमी है, कहाँ पे कीड़े लग रहे हैं, कहाँ पे क्या हो रहा है. ये आजकल यूएसए वगैरह में हो रहा है, इंडिया में नहीं हो रहा है. इंडिया में इसलिए नहीं हो रहा है बच्चे क्योंकि इंडिया में इतना डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, इसलिए आप लोगों को एआई पढ़ाया जा रहा है ताकि आप लोग इस तरह की चीज़ें इन्वेंट कर सको. ठीक है, तो यहाँ पे कंप्यूटर विजन का बहुत अच्छा एग्जांपल आपको दिया है, एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग. बस इतना डाल दो, एग्जाम में आपको याद आ जाएगा आपको इसके अंदर क्या कंटेंट लिखना है. ठीक है, तो आपने यहाँ पे एग्जाम्पल डाल दिया. एग्जाम्पल क्या है, एग्रीकल्चरल मॉनिटरिंग. ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर. अब नेक्स्ट में आ जाओ यहाँ पे नीचे. नेक्स्ट आपको दिया है सर्विलेंस सिस्टम. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. देख लो सर्विलेंस सिस्टम को देख लो. सर्विलेंस सिस्टम में आपको क्या बताया गया है, सर्विलेंस सिस्टम, कंप्यूटर विजन इज यूज्ड इन सर्विलेंस सिस्टम. ये उसका दूसरा एग्जांपल है. ठीक है, ये भी आप लिख लो. ठीक है, जो आपको याद आ जाए आप उसके बारे में लिख देना. ठीक है, सर्विलेंस सिस्टम. ठीक है, कंप्यूटर विजन इज यूज्ड इन सर्विलेंस सिस्टम टू मॉनिटर पब्लिक स्पेसेस, बिल्डिंग्स, बॉर्डर्स,
It can detect suspicious activities, track individuals or vehicles and provide real time alerts to security personnel. तो यहाँ पे देखो कंप्यूटर विजन में जो सर्वेलेंस सिस्टम होता है ये कुछ भी चीज़ें ट्रैक करते हैं। कैसी चीज़ें ट्रैक करते हैं? ये ट्रैक करते हैं कि भाई कोई अटैक तो नहीं होने वाला है। ये ज़्यादातर आपके वहाँ बॉर्डर साइड लगे होते हैं। ये अटैक करते हैं कि कोई जो है मतलब सस्पिशियस एक्टिविटी तो नहीं हो रही है, या फिर कोई जो है इंडिविजुअल या व्हीकल तो नहीं आ रही है। मतलब रियल टाइम में जो है सिक्योरिटी से रिलेटेड आपको अलर्ट बता देते हैं। अगर कुछ भी इनसिक्योर हो रहा है या फिर कोई भी जो है बाहर का इंसान घुस रहा है, कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है, अटैक होने वाला है, तो सारी चीज़ें सर्वेलेंस सिस्टम में बता देते हैं। तो ये इनका यूज़ है, ठीक है, ये आप लिख सकते हो। वैसे मैं आपको बेस्ट बोलूँगी एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग वाला लिख के आना, ठीक है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में आता है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एब्रिविएटेड एज NLP। NLP इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। एब्रीवेट मतलब जिस तरह से इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है वो है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को NLP में लिखा जाता है। पढ़िए आपने क्लास से 9th में भी आपने इसको पढ़ा है। इज अ ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट डील्स विद इंटरेक्शन विद बिटवीन कंप्यूटर्स एंड ह्यूमंस यूजिंग नेचुरल लैंग्वेज। अब नेचुरल लैंग्वेज क्या होती है, आपके मन में सवाल आ रहा होगा। नेचुरल लैंग्वेज रेफर्स टू लैंग्वेज दैट इज स्पोकन और रिटन बाय द पीपल, जो कि लोगों द्वारा लिखी या बोली जाती है। जैसे इफ आई टॉक अबाउट इन इंडिया, तो इंडिया में क्या होता है, लोग ज़्यादातर हिंदी बोलते हैं और हिंदी लिखते भी है, तो ये क्या उनकी नेचुरल लैंग्वेज है। इसी तरह अगर आप USA में देखो, कोई भी बाहर की फॉरेन कंट्री में देखो, तो वहाँ की USA की जैसे इंग्लिश है, तो इंग्लिश इज देयर नेचुरल लैंग्वेज बिकॉज दे स्पीक इन इंग्लिश ऑल्सो एंड दे राइट इन इंग्लिश ऑल्सो। इसी तरह बेटा जब हम इंग्लिश या फिर हिंदी लैंग्वेज से कंप्यूटर से बात करते हैं, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर जो है सिर्फ दो तरह की दो लेटर्स समझता है, 0 और 1 को। कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज को ही समझता है। लेकिन जब आपका कंप्यूटर के साथ आप बात कर पा रहे हो अपनी नेचुरल लैंग्वेज में, आप उसे इंग्लिश में कुछ बोलते हो कि यार ये कर, तो कर देता है फट से। अगर आप ChatGPT हो, ChatGPT को देख लो, ChatGPT से आप बातें करते हो इतनी, ChatGPT से बोलते हो कि यार ये करो, मेरा ये वाला काम कर दो, मेरे को ये तबीयत खराब हो रही है, कुछ बताओ, तो ChatGPT आपकी भाषा को समझता है ना, और वो आपको आंसर देता है। वो कैसे समझ रहा है ये चीज़ बेटा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग से हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ये है आपका ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट डील्स विद इंटरेक्शन बिटवीन कंप्यूटर्स एंड ह्यूमंस यूजिंग नेचुरल लैंग्वेज। अब नेचुरल लैंग्वेज रिफर्स टू लैंग्वेज दैट इज स्पोकन और रिटन बाय द पीपल, एंड नेचुरल लैंग्वेज NLP अटेम्प्ट्स टू एक्सट्रैक्ट द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम स्पोकन और रिटन वर्ड्स यूजिंग द एल्गोरिथम्स। अब ये स्पोकन वर्ड जैसे ChatGPT क्या करता है, आप बोलते हो उससे, है ना, आप बातें करते हो ना उससे, क्या कहते हो, हेलो ChatGPT मेरा नाम ये है और मेरे को ये समस्या है, मेरे को इसका आंसर बता दो। तो ChatGPT क्या कर रहा है, आपकी भाषा को समझ रहा है। आप उसे हिंदी में बोल रहे हो, हिंदी में समझ रहा है, इंग्लिश में बोल रहे हो, इंग्लिश में समझ रहा है ना। दूसरा वो क्या कर रहा है, आपकी भाषा से इन्फॉर्मेशन निकाल रहा है कि यार चलो इस इंसान ने मेरे से कहा कि मेरा सिर दर्द हो रहा है, तो ChatGPT समझ गया है कि यार इसका सिर दर्द हो रहा है, मैंने इसको ऐसी चीज़ें बताता हूँ कि सिर दर्द कैसे सही हो सकता है। तो ChatGPT ये समझ रहा है चीज़ें। दूसरा रिटन वर्ड, आप ChatGPT ज़रूरी थोड़ा हर इंसान उससे बोल के बातें करे, कोई लिख के भी बात कर सकता है। तो किसी ने उसको मैसेज भेज दिया कि मेरा हेडेक हो रहा है या मेरे को सिर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, तो ChatGPT ने फट से समझ लिया, ChatGPT फट से आंसर दे देगा, नहीं है। तो ये NLP जो है ये अटेम्प्ट टू एक्सट्रैक्ट द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द स्पोकन और रिटन वर्ड्स यूजिंग द एल्गोरिथम्स, यानी कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस यूज करके ये जो स्पोकन या रिटन वर्ड्स होते हैं उससे जो है इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है। आई होप NLP का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ NLP इज टू रीड, decipher, understand and make sense of human languages in a valuable manner। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है NLP का? NLP का बच्चे ऑब्जेक्टिव यही है कि ये रीड करे, डेसिफर यानी कि समझे, और आपकी जो भी इनह्यूमन लैंग्वेजेस है उससे कोई सेंसिबल इन्फॉर्मेशन बाहर निकाले जो उसके काम है, ठीक है। तो अब आप इसमें क्या पॉइंट लिखोगे वो जो है ध्यान से सुन लो। तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में बच्चे आप सिंपल सा क्या लिखोगे, ये लिखोगे ब्रांच है, देखो अगेन ये भी ब्रांच ही है, ब्रांच ऑफ AI जो कि डील करती है विच डील्स विथ द इंटरेक्शन बिटवीन कंप्यूटर्स एंड humans using natural language क्लियर। और ये चीज़ आपने लिख लिया। अब देखो इसमें आप नेचुरल लैंग्वेज की डेफिनेशन तो आपको पता ही है, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में लिख लोगे, एनी लैंग्वेज दैट इज स्पोकन रिटन बाय द पीपल। उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव क्या है आपको पता ही है कि भैया इसको अंडरस्टैंड करनी होती है ह्यूमन लैंग्वेज और उससे सेंस निकालना होता है। इसमें आप लोग ये लिख सकते हो कि NLP understands human
लैंग्वेज टू एक्सट्रैक्ट मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन आउट ऑफ इट। ठीक है, तो आपने एक चीज़ लिख ली। तो ये चीज़ एग्जाम में भी बेटा आपको लिख के आनी, सिंपल चीज़ है। अब एग्जाम्पल्स क्या है एनएलपी के वो भी देख लो। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का सबसे पहला एग्जाम्पल आपका आता है ईमेल फिल्टर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ईमेल फिल्टर आर वन ऑफ द मोस्ट बेसिक एंड इनिशियल एप्लीकेशन ऑफ एनएलपी। जिसको बच्चे को ये एप्लीकेशन नहीं बताना, कुछ नहीं पता। ये इतनी इनिशियल और इतनी बेसिक एप्लीकेशन है एनएलपी की कि आपको क्या बताऊँ। एनएलपी कैसे ईमेल फिल्टर होता है, आपको पता है ईमेल में कुछ सर्टेन टाइप के वर्ड्स होते हैं। अब जो इस तरह के फंसाने वाले ईमेल होते हैं, स्पैम ईमेल होते हैं, इनमें क्या होता है, इनमें आपसे बोलते हैं लॉटरी है, यू विन दिस, यू विन 1 करोड़, क्लिक ऑन दिस लिंक टू विदड्रॉ दिस मनी, है ना। इस तरह के आपको मैसेज लिखे रहते हैं ना ये कंपनी वाले। अब आप क्या करोगे, अब जो एनएलपी होगा आइडेंटिफाई कर लेगा कि भैया स्पैम ईमेल वो ईमेल होते हैं जिनमें इस वर्ड होते हैं, जैसे लॉटरी, यू विन 5 करोड़, यू विन दिस करोड़। तो उसने नोटिस कर लिया यार ये सिंपल पैटर्न हर ईमेल में चला आ रहा है जो भी स्पैम वाला है। तो वो जो एनएलपी है वो क्या करेगा, वो इन वर्ड्स को अंडरस्टैंड करेगा, वो इनको डिपिक्ट करेगा, इसके फीचर आइडेंटिफाई करेगा। ये ठीक है, इस वाले मैसेज में भी आया है, इस वाले मैसेज में आया है कि क्या कहते हैं आपका, इस वाले मैसेज में आया कि यू वॉन, लॉटरी लग गई। तो फिर चैट जीपीटी ये जो क्या कहते हैं आपका एनएलपी क्या करेगा, इसको जो है हटा देगा, कहेगा कि यार ये तो स्पैम है, इसको हटाओ, और अच्छे मैसेज को रखेगा। तो जो है इसका सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है, ईमेल फिल्टर है। तो इसमें लिख दो एग्जाम्पल ईमेल फिल्टर्स सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इसका। फिर आपका आता है मशीन ट्रांसलेशन देखो, एनएलपी इज यूज्ड इन मशीन ट्रांसलेशन सिस्टम्स लाइक गूगल ट्रांसलेट, माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर टू ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट टेक्स्ट फ्रॉम द वन लैंग्वेज टू अनदर। अब सपोज आप लोग हिंदी में बात करते हो, कोई भी इंग्लिश वाला इंसान आया, कोई चीनी वाला इंसान आया, चाइनीज़ वाला इंसान आया, अब आपके देश में आया, कुछ खरीद रहा है, वो आपको समझ में नहीं आ रहा, आप शॉपकीपर हो समझ मान लो, कुछ खरीद रहे हैं, चाइनीज़ लोग आए, फॉरेनर लोग आए आपकी दुकान में, आप समझने वाला, आप क्या करोगे, आप गूगल ट्रांसलेटर खोलोगे, आपने उसमें सेटिंग कर रखी है चाइनीज़ टू हिंदी, आपने जो है वो चाइनीज़ वाला इंसान आपसे कुछ मांग रहा है, आपने उसके मुँह में वो लगा दिया, उसने बोला और उसने आपको ट्रांसलेट करके फट से दे देगी यार ये ना ये बोल रहे हैं चीज़। तो आप समझ गए कि अच्छा ये तो ये बोल रहा है, ठीक है मैं समझ गया, मैं ना इसको ये निकाल के दे देता हूँ। तो आप समझ गए, तो इस ट्रांसलेटर ने आपकी मदद की ना। तो एनएलपी जो है, एनएलपी इज यूज्ड ना मशीन ट्रांसलेटर सिस्टम लाइक गूगल ट्रांसलेट। अभी गूगल ने कैसे समझा कि भैया इसने क्या बोला है, कि गूगल ने फीचर आइडेंटिफाई करे, गूगल ने जो उसने बोला उससे इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करी, यार ये बोल रहा है, और फिर उस इन्फॉर्मेशन को हिंदी में जो है ट्रांसलेट करा। कितना काम कर रहा है हमारा प्यारा गूगल और माइक्रोसॉफ्ट भी, ठीक है। तो ये जो है ये भी आपका एनएलपी का ही एग्जाम्पल है। तो आप इसमें एक और एग्जाम्पल दो मशीन ट्रांसलेशन, ठीक है। तो 2 एग्जाम्पल मैंने आपको इसके बता दिए, मशीन ट्रांसलेशन ऑल्सो एंड स्पैम फिल्टर्स ऑल्सो। नेक्स्ट आपका आता है एथिकल फ्रेमवर्क्स फॉर एआई, ठीक है। एथिकल फ्रेमवर्क्स फॉर एआई अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है।